8। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए बहुत सिंपल भाषा में, अगर अक्षत मेरे पास एक वेसल है, आई हैव वेसल, राइट। नाउ दिस वेसल कंटेन्स वाटर, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये पानी हो गया एरो के साथ, ये लविश पानी आ गया, राइट मैम। आपने मेरे से पहले भी टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये पानी है। जब मैं वेपर प्रेशर की बात करता हूं तो हमें लगे दो बातें सीखनी है। सबसे पहली बात हमें ये सीखनी है, प्रेशर का मतलब क्या होता है। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर मींस फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज बेसिकली प्रेशर। प्रेशर तभी एग्जर्ट होगा जब आप किसी एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक फोर्स लगती है, उसको क्या कहता हूं, प्रेशर। तो मान लीजिए इसको नीचे से हीट सप्लाई की जा रही है, इसके नीचे गैस ऑन है और हीट सप्लाई की जा रही है। जब नीचे से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट मिल रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, जब नीचे से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट मिल रहा है, आग लग रही है, मान लीजिए कि नीचे आपके एलपीजी गैस है, स्टोव है, कोई आग लकड़ से लग रही है, कुछ भी ऐसी आग है, उस आग के एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, इसने हीट किसको देनी है, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को देगा, इनको एनर्जी देगा। ये सब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल्स को मिलकर ये वाले मॉलिक्यूल्स इसके साथ स्ट्राइक करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, आगे से धक्का लगा देंगे, कि धक्का लगना स्टार्ट होगा, बोलो करेक्ट है। इवेंचुअली करते 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 ये सारे यहाँ तक पहुंचेंगे, ऊपर जाते रहेंगे और यहाँ तक सबके पास क्या पहुंच जाएगा, ये एनर्जी वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तब तो पानी उबल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। अब क्या होगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जरा बात समझना, अगर ये वाले मॉलिक्यूल्स, इसको मैं ढक्कन लगा दूं, अब क्या होगा, ये वाले मॉलिक्यूल्स भी स्ट्राइक करेंगे। अब किस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, एक सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, ये तो बोलो मेरे बच्चों, एक सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। क्योंकि सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। अब क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट होगा लविश, इसलिए इसका होगा वेपर, का पानी उबलता है तो वेपर बन जाते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। The only and the necessity for the vapor pressure to take place is that the vapor pressure is always and always it takes place if the vessel is a closed vessel. अगर वेसल एक क्लोज्ड वेसल है तो ही काम करेगा, अगर वेसल एक क्लोज्ड वेसल नहीं है तो ये काम नहीं करेगा मेरे प्यारे। तो ये बात आपको समझ, क्योंकि अगर ऊपर से खुला होता तो वो तो इवेपोरेट हो गया, वो बाहर प्रेशर कैसे एग्जर्ट करेगा। इसलिए वेपर प्रेशर की सिंगल एंड फोरमोस्ट कंडीशन है, कंडीशन क्या है, तो इट हैज टू बी क्लोज्ड। अब इमेजिन कर लीजिए, ये तो आपका वेपर प्रेशर हो गया, इस वेपर प्रेशर के अंदर मैंने सॉल्यूट डाला, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, किसके पार्टिकल्स है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, और जितना मर्जी सॉल्यूट डाल सकते हैं, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉल्यूट डाल रहे हो, ठीक है, सॉल्यूट। अब सॉल्यूट दो तरह का होता है, सॉल्यूट दो तरह का, एक होगा आपके पास वोलेटाइल सॉल्यूट और हमारे एक होगा नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल, अगर आपने से किसी को मतलब नहीं पता, बिकॉज़ आई वांट यू टू कंसंट्रेट वेरी स्ट्रांगली ऑन योर कॉन्सेप्ट। तो वोलेटाइल ऑक्सीजन होता है जो हवा में इवेपोरेट होता है। फॉर एग्जांपल देता हूं, आपकी पेट्रोल की टैंकी है, फिर बोल दीजिए पेट्रोल बाहर निकल जाएगा, एक पानी पड़ा छत के ऊपर, पानी कम हो जाएगा अपने लेवल से, क्या आपको छत पे रखो आप कम हो जाओगे शरीर में, नहीं तो सर्दियों में जहां पत्ते हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दैट मींस वाटर एंड पेट्रोल, जो वाटर एंड पेट्रोल हो गया कौन से होंगे, वोलेटाइल, तो सॉल्वेंट्स है। ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल जो इवेपोरेट ना करे, बात आगे से पता है। तो वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, जो इवेपोरेट कर जाए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो इवेपोरेट ना करे।
अब वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर हमेशा इंक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा अब डिसाइड बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास, अब आपके पास वेपर प्रेशर आ गया, आपके पास वेपर प्रेशर है, उस वेपर प्रेशर के अंदर आपने क्या डाला, सॉल्यूट डाला। तो आई एम मेकिंग अ डायग्राम, इसमें मैंने सॉल्यूट डाला रखे, इसका लिड लगा दो, ये लिड लग गया, इसके अंदर मेरे पास ये पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर मैंने पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स डाले अरे तो साथ में मैंने कोई सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट लगा लीजिए, नमक डाला। क्या नमक लविश वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है? नमक होता है पानी में, हवा में होता है, तो वॉलेटाइल को नॉन वॉलेटाइल हो, नॉन वॉलेटाइल। तो मैंने यहाँ पे नमक के पार्टिकल्स डाल दिए, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट के सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल, राइट। ये भी सॉल्ट डाल दिया, ये भी सॉल्ट डाल दिया बेटा, यहाँ पे भी सॉल्ट आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये पहला केस है, केस नंबर 1। आपको डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूँ क्या होगा वॉलेटाइल से, क्या होगा नॉन वॉलेटाइल से। केस 2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है मेरे प्यारे बच्चों, और अक्सर वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मैंने क्या डाला बेटा, आई पुट अलोंग विद दैट सम वॉलेटाइल, मैंने वॉलेटाइल डाला, लेट मी अज्यूम मैंने इसके अंदर डाला वॉलेटाइल के पेट्रोल डाला। अब ये वॉलेटाइल है, ये केस 2 है। अब इसमें कौन कौन है, एक मेरे पास वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को मैं P नॉट से एक्सप्रेस कर सकता हूं। इसके अंदर एक वेपर प्रेशर किसका है, वाटर का, एक वेपर प्रेशर किसका है, पेट्रोल का, और एक वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। बोलो करेक्ट है, बोलो करेक्ट है। इसके अंदर कौन होगा भाई, एक वेपर प्रेशर पानी का, एक वेपर प्रेशर सॉल्ट का, और एक वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। बोलो करेक्ट है भाई। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड अ बेटर वे। मान लीजिए इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है, इस बॉक्स का, इस वेसल का जो वॉल्यूम है वो 10 रेज़ की पावर 3 मीटर क्यूब है। इसका वॉल्यूम, किसका, वेसल का। उसमें से जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है ना, उन्होंने ले लिया मान लीजिए 1 मीटर, या 10 रेज़ की पावर 1 ले, और इजी कर देता हूं, अक्सर क्या ले लिया 10 रेज़ की पावर 1 मीटर क्यूब। थोड़े बोर नहीं होना, ये किताबों में एक्सप्लेनेशन नहीं, यूट्यूब एक्सप्लेनेशन नहीं, बट इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसके अंदर भी सेम है, वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब, 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब। सॉल्ट, इसमें पेट्रोल का जो वॉल्यूम है वो भी सेम है, वो कितना है 10 टू द पावर मीटर। बोलो करेक्ट है। अब ये तो उड़ेगा नहीं हवा में, सॉल्ट इवेपोरेट होगा नहीं हवा में, बट सॉल्ट नहीं होगा तो कितना पोर्शन है जो इवेपोरेट हो सकता है, 10 to the power 3 minus 10 to the power 1, 10 to the power 1 minus 10 to the power 2 minus 1, 10 to the power 1 into 99 जो होगा वो इवेपोरेट हो सकता है। बोलो सारी बात करेक्ट, क्योंकि जो ये 10 to the power 1 है ये तो लविश भाई इवेपोरेट नहीं होगा, ये वाला इवेपोरेट नहीं होगा, ये इसमें तो जगह भर ली है। अब आप क्लास में 3 सीटों बैठते हो, मान लो बाकी सीटों पे नॉन वॉलेटाइल से लेना, आप नॉन वॉलेटाइल 100 सीट थी, 3 नॉन वॉलेटाइल, कितनी बच गई 97, तो ये बच गया हमारे पास। इधर आ जाइए जरा, ये भी वो ये था पानी वैसे का, वो कितना है, वो भी वॉलेटाइल होगा, तो कितना आ जाएगा 10 to the power 1, 10 100 plus 1 कितना हो गया बेटा 101 into 10, बढ़ गया। इसलिए हमेशा जब वॉलेटाइल सॉल्यूट की एडिशन करते हो याद रखना है, जब भी वॉलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन करते हो, किसका एडिशन करते हो, वॉलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। बट जब निम्नांशा आप करते हो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की एडिशन,
when you add non volatile solute की addition करते हो तो vapor pressure solution is always less than the vapor pressure of water. तब आपका सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा ज्यादा हो जाएगा इससे सॉल्यूशन से, बिकॉज़ सॉल्यूशन के अंदर कौन आ चुका है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ चुका है, बट इस केस में एक्चुअली कौन आ चुका है, एक वोलेटाइल सॉल्यूट आ चुका है। तो बात याद रखनी है, रिपीट कर रहा हूं, पीछे किया है। अगर आपका सॉल्यूट कौन सा है, नॉन वोलेटाइल, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, बट ऑब्वियस, बट अगर आपका वोलेटाइल सॉल्यूट है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वेपर प्रेशर बट ऑब्वियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात आपको सीखनी है। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, प्लीज नोट इट डाउन। क्लियर है सारी क्लास? अब इसको और करने के लिए वेपर प्रेशर एग्जैक्टली कहां आता है आपको सीखना पड़ेगा कुछ और चीजें मेरे। ये इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन सारी क्लास में पता है क्या हो रहा है, व्हाट इज इवेपोरेशन, where the water molecules get evaporated in the form of vapor, that is called evaporation. जब इवेपोरेशन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है इसके साथ कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है, जब वो इवेपोरेट जो हुआ था वापस आ जाता है लिक्विड। इन दोनों के बीच में जब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपल बनाऊं, दैट इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, that is the rate of evaporation is in dynamic equilibrium with the rate of condensation, the rate of condensation। उस टाइम जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। कौन सा वेपर प्रेशर कहते हैं, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। की बात है किस तरीके से, the vapor pressure exerted when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, that vapor pressure is generally termed as the saturated vapor pressure। थोड़ा एडवांस में जाता है या कुछ लोग इसको बहुत सिंपल में कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है जी, बट इसमें क्लोज होना चाहिए तभी तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अब बच्चों को मैंने कहा था डायनामिक क्या होता है, जो क्लास में मेरे से नहीं पढ़े उनको मन में सवाल आएगा व्हाट इज डायनामिक, व्हाट इज स्टैटिक। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप्स, one it is static, one it is dynamic। this is the static equilibrium। आंसर को देखने में दिक्कत तो नहीं आती, you can also see the screen, this is the problem। the second is dynamic equilibrium, right? कौन सा, dynamic equilibrium, right Lavish? now what is the difference between the two, you need to understand। static equilibrium is basically a mechanical equilibrium। It is applied when there is no movement,
When there is no motion, then equilibrium applied is called as static equilibrium, and 99.9% it is applied in the physics department. फिजिक्स के सर जो होती है टीचर जो होते हैं वो इसके बारे में बात करते हैं. So this is basically mechanical equilibrium when there is no movement, and generally this is applied in physics department. फिजिक्स में लगता है. डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझिए. मान लीजिए ये आपके पास कोई रिएक्टेंट है और ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, बोलो मेरे बच्चों, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है. एक रिएक्टेंट है इसमें कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है. जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों, उस केस में, दोबारा बोल रहा हूं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है उस केस में अगर द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, the rate of consumption of reactant is equal to the rate of formation of new products. मतलब रिएक्टेंट के खत्म होने का और प्रोडक्ट्स के बनने का अगर जो रेट हो वो अगर सेम हो जाए, दोबारा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, खारिज करते करते, अगर रिएक्टेंट का खत्म होने का रेट और प्रोडक्ट्स के बनने का रेट बराबर हो जाए, उस केस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डायनेमिक इक्विलिब्रियम. क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है ना. इसमें मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास लेफ्ट कुछ रिएक्टेंट था वो खत्म हो गए हैं और प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम. अंडरस्टूड ये बात मेरे लिए. अब इसमें इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो अगर उड़ रहा है, जैसे इवेपोरेशन ऊपर जा रहा है, कंडेंसेशन नीचे आ रही है, इस केस में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाएगा उसको मैं क्या कहूंगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम. इस केस में जो प्रेशर एग्जांपल का लगा होगा उस प्रेशर को क्या कहूंगा? सैचुरेटेड प्रेशर. लगेगा समझ? नहीं लगा. अब कभी-कभी हर बार मैं फिर बोल रहा हूं, कभी-कभी बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत वन ऑफ द रेयरेस्ट पेपर्स में होता है, बट आ सकता है कि इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो हम लिख सकते हैं इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. जो इवेपोरेशन है वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. पहला फैक्टर जो इवेपोरेशन को मिलता है बहुत सिंपल है, टेंपरेचर. दूसरा इवेपोरेशन जो फैक्टर मिलेगा बेटा, दैट इज सरफेस एरिया. थर्ड एंड फोर्थ आर लिटिल इंपॉर्टेंट. कभी-कभी कंपटीशन के सवाल में मिल जाता है डेंसिटी. और फोर्थ आपको मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्थ कौन सा मिल गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इन फोर्सेस को हम एक और नाम दे देते हैं, वो नाम होता है कोहेसिव फोर्स. कौन सी फोर्स है? कोहेसिव फोर्स. मतलब बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल. अब इवेपोरेशन के चार फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है? टेंपरेचर पे. रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. किसके मेरे प्यारे बच्चों? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर. अगर टेंपरेचर बढ़ा तो आज कुछ ज्यादा इवेपोरेशन ज्यादा होगी, आज कुछ कम इवेपोरेशन कम होगी. हमारी बात सीखनी है. सरफेस एरिया, अगेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. इसीलिए जब हम लोग नहा के आते हैं, व्हेन वी टेक अ बाथ, सो आवर मदर्स और फादर्स और वी एज आवर ओन सेल्फ वी स्प्रेड, हमारे पास जो टाल होता है उसको स्प्रेड कर देते हैं, टॉयलेट को फैला के रखते हैं. क्यों? ताकि वो गीला करना है उसको निकल जाए बाहर. पहले सब पे डालते हैं हमारी मेड या हम डालते हैं, मम्मा पापा डालते हैं, क्या होता है? ला के डालते हैं, जल्दी सूख जाए. डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. द रेट ऑफ इवेपोरेशन is inversely proportional to the under root of density. इसलिए करवाया इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को पता ही नहीं है. जो डेंसिटी होगी जितनी ज्यादा होगी उतनी इवेपोरेशन कम हो जाएगी. ज्यादा देता हूं, नमक है, मान लीजिए पाउडर फॉर्म में पानी में डाला, नमक सॉलिड फॉर्म में वो आता है, जो काला नमक नहीं मिलता आपसे, सीधा नमक, वो सॉलिड बाल्टी में डाला और छत पे रख दो 2 दिन, ज्यादा कौन जल्दी इवेपोरेट करेगा? जो पाउडर फॉर्म होगा
डेंसिटी कम होती है। सिमिलरली इंटरवल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बाई ज्यादा उसका इवेपोरेशन कम हो, मींस दे आर इनवर्सली, ये दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने जाते हैं मेरे प्यारे। क्या ये बात लगती है सारी चीज को समझ के नहीं लगती? पक्का। अब आपने क्लास 1 में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है वेपर प्रेशर को निकालने का तरीका। एक फॉर्मूला होता है, सबने शायद जो मेरे से पढ़े उन्होंने पढ़ा, जो नहीं पढ़े कंपटीशन बहुत यूज होता है। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सर्टेन लिक्विड, ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हो, ऑफ अ सर्टेन लिक्विड we use Clausius-Clapeyron equation, किसी को याद है? We use Clausius-Clapeyron equation. Now what is that equation? That is very important for your, अगर आपने कोई competition देना है, what is this equation? This equation says log P2 upon P1 is equal to delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. Log P2 by P1 is equal to delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus T2. अब यहाँ की समझने वाली बात ये है, मेरे पास P2 कौन है मुझे पता होना चाहिए। तो मेरे पास जो P1 या P2 है, they are the vapor pressure of फर्स्ट एंड सेकंड है टू सॉल्वेंट्स, ये वेपर प्रेशर होगा। डेल्टा एच क्या होता था? इट वाज द चेंज इन एंथैल्पी, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी। आर कौन था? गैस कांस्टेंट था। गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद करिएगा, अगर नहीं याद तो याद करवा देता हूं आपको। गैस कांस्टेंट की वैल्यू, इसकी पहली वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम में जो बात करता है, अगर जूल में करे 8.314 जूल केल्विन -1 मोल -1, अगर किलो जूल में करे 8.314 इन 10 रेज़ टू पावर -3 किलो जूल केल्विन -1 मोल -1। आप देखिए एक भी छुट्टी करके तो काम खराब हो जाता है। और अगर इसकी कैलोरीज में हो तो 2 कैलोरीज होती है इसकी वैल्यू, आगे केल्विन -1 मोल -1। और T1 एंड T2 वाला टेंपरेचर, T1 T2 क्या होते हैं? टेंपरेचर। तो वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा है? क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन which says that log P2 upon P1 is equal to x 1.2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। डेल्टा x कौन है? चेंज इन एंथैल्पी। P1 P2 कौन है? वेपर प्रेशर। T1 T2 कौन है? टेंपरेचर। एंड R गैस कांस्टेंट, उसकी चार वैल्यूज आपको समझनी पड़ेगी, चार वैल्यूज कौन सी होती हैं। लगा मेरे प्यारे बच्चों को समझ? दोबारा बताऊं, कोई पॉइंट इस पे पूछना मेरे से पूछ सकते हो। एनीवन हु वांट्स टू आस्क कैन आस्क। नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Boyle's rod law, वेरी इंपॉर्टेंट rod law। नाउ व्हाई rod law वी नीड टू अंडरस्टैंड। बेसिकली क्या होता है, एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम के पीछे लॉ बना दिया, लॉ का नाम लगा दिया रॉड्स लॉ। क्या लॉ का नाम लगा दिया? रॉड्स लॉ। अब रॉड्स लॉ के अंदर हमारे पास दो सेगमेंट्स, एक है रॉड्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की कहानी बता चुका हूं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या होता है? वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? नॉन वोलेटाइल से डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि उसका कारण बताया, क्योंकि वो अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इवैपोरेट होगा नहीं, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देगा। दूसरे केस में हमारे पास आता है रॉड्स लॉ फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये दो आते हैं। वोलेटाइल सॉल्यूट लिख सकते हो, सॉल्यूट्स भी लिख सकते हो, मर्जी तुम्हारी कितने बड़े हैं बीच में। ये दो हमारे पास मिलेंगे अलग। इन दोनों की समरी यहां करेंगे, एक्सप्लेनेशन अगले पेज पे करेंगे। पहले समरी सीखिए।
हमने सीख चुके हैं, हम ये तो सीख चुके हैं पीछे कि अगर मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, अगर मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की एडिशन किया तो मेरा वेपर प्रेशर तो बट ऑब्वियस डिक्रीज करेगा। अगर मेरा मैं मानसा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला, मैंने कौन सा सॉल्यूट डाला, वॉलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन किया, तो मेरा जो होगा तो क्या करेगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये तो मेरा बात समझ आ गई। बोलो याद रखिए सारे क्लास में। अब लवित बात ये सीखनी है कि रॉल्ट लॉ क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन में सिखाऊंगा, इसके सारे एक्सप्रेशन। रॉल्ट लॉ कहता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, मान लीजिए एक ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट, क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is always equal to the vapor pressure of that component in the pure state multiplied by the mole fraction of that component. क्या बोला मैंने, the vapor pressure of any component is equal to or is directly proportional to the mole fraction of that component. तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम, therefore पहले फर्स्ट पार्ट में PA is directly proportional to mole fraction. That means अब क्या लिख सकता हूँ, the partial pressure or the vapor pressure of component A is directly proportional to the mole fraction of that component. जब मैंने ये साइन रिमूव किया तो मेरे पास एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट मेरे P नॉट इधर आ गया। अब हमें लिखना है कि A कौन है, P नॉट A कौन है, जो मेरे पास PA आता है, आपको पता होना चाहिए PA is the vapor pressure, it is the vapor pressure of any component, it is the vapor pressure of component in its solution state, मतलब इसमें नॉन वोलेटाइल वगैरह जो भी होगा वो भी होगा in its solution state। P नॉट A क्या होगा मेरे पास, P नॉट A होगा वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर फॉर्म, अगर नॉट लगा गया तो प्योर फॉर्म में, x से क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्या ये बात लगती समझ पहले पॉइंट में, ये किसका फार्मूला आ गया मेरे प्यारे बच्चे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस रॉल्ट लॉ स्टेट्स दैट द मोल फ्रैक्शन और द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया, उस कांस्टेंट में P नॉट A को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर इट्स प्योर। इसमें क्या कहते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखिए, P क्योंकि इसमें इसने कहा वोलेटाइल होगा, PA is equals to P naught A x and PB is equals to P naught B x, उसने assume किया इसमें ज्यादा है। इसको अगले पेज पे और डिस्क्राइब करूंगा। हमने पहले वाले केस में क्या लिया, फॉर द नॉन वोलेटाइल, फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट। इसको मैंने अगर डिस्क्राइब करना डेफिनेशन के माध्यम से क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ मेरे प्यारे बच्चों, द वेपर प्रेशर of any component in a solution containing non-volatile solute, containing, अगर ये वर्ड नहीं लिखते तो गलत हो जाएगा, containing the non-volatile solute is directly proportional, is directly proportional to the mole fraction of the same compound. Correct है ये बात? Is directly proportional to the mole fraction of the same compound. बोलो बेटा एक बार यस करो। अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। Therefore, PA is directly proportional to X.
पी ए मैंने पीछे बताया कौन है, वेरी गुड, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, जो भी स्टेट में होगा वो सॉल्यूशन स्टेट में, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, बोलो करेक्ट, ऑफ दैट कंपोनेंट। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे हम लोग, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स। अब यहां पे जो पी नॉट आया मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, बिल्कुल प्योर फॉर्म के लिए कैलकुलेट किया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दूं, अगर आपको इक्वेशंस के माध्यम से देखूं, ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, जिसको हम पी ए बोलते हैं, ये मोल फ्रैक्शन। इसकी अगर आप स्लोप देखेंगे, स्लोप किसके बराबर है, पी नॉट, क्योंकि इक्वेशन क्या कहती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू मैथ्स में कहती है mx प्लस c। तो यहां पे जो n होता है मैथमेटिक्स कहता है m स्टैंड फॉर, फॉर द नॉन वोलेटाइल। भैया आपको नींद नहीं आनी चाहिए क्लास में, रात को सोते नहीं हो क्या, देख रहे बाहर वाली चल रहा है सोने पे, क्या चल रहा है, नेटफ्लिक्स पे डांस चल रहा है, क्या चल रहा है आजकल, फोन चल रहा है, कहां बिजी इतना, आपकी नींद पूरी हुई 8 घंटे की, नॉट कोई भी कंपटीशन निकालना, बोर्ड में टॉप करना है, 6-8 घंटे बैठे हो जाता है, 24 घंटे होते 6 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, सो 3-4-5 घंटे बैठे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कहता है, रॉल्स लॉ क्या कहता है, the vapor pressure of any component in a solution containing a non-volatile solid is directly proportional to the mole fraction of the same component in mathematical value which are verified। तो बेसिक फार्मूला आपका लगे सारे क्लास में कि non-volatile solution। Now we talk about the volatile solutions। अब हम volatile solution की बात करें। For the volatile solutions क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, according to the Rolle's law, पीछे लिखा हमने, सेम the vapor pressure of a solution, the vapor pressure of a solution, कौन सा solution है, containing volatile solutes, containing volatile solutes, and containing the volatile solutes is directly proportional, is directly proportional to the mole fraction, is directly proportional to the mole fraction of the solute। अब पीछे कुछ लोग याद रखना, यहां पे इस जगह पे जहां पे लिखा सेम कंपोनेंट, वहां पे ये भी लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, कुछ किताबें यहां पे क्या लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, तो वो भी ठीक होगा, आपकी मर्जी है, ये बात आपको समझनी है, बोथ द पॉइंट इज द सेम। यहां पे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट भी आ सकता है, बट यहां पे सॉल्वेंट है। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, देयरफॉर PA is equal to P naught A x equation 1, and PB is equal to P naught B x, बोलो करेक्ट, ये इक्वेशन 2 ले लीजिए ना। टोटल प्रेशर निकालने का मीन क्या होता है, टोटल प्रेशर मीन सबको प्लस कर दीजिए, अगर दो सॉल्यूशन है PA plus PB which gives you P naught A x plus
P naught B upset X B. Correct है सारी क्लास? Now we have learned using X A plus X B is 1. Therefore, X A is equal to 1 minus X B. Therefore, P naught X A कितना है? 1 minus X B plus P naught B X B मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्रेशर। राइट लवली? अब मीमांसा क्या करेंगे हम अगला स्टेप? P कैपिटल इज इक्वल टू P naught A minus P naught A X B plus P naught B X B। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? ब्रैकेट खोल दी मैंने। नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां से कर लेते हैं स्टेप अगला। Therefore capital P is equal to P naught A, रीअरेंजमेंट कर लीजिए, P naught B X B minus P naught A X B। अब नेक्स्ट स्टेप P naught A प्लस कॉमन क्या आ जाएगा? X B कॉमन, which gives you P naught B minus P naught A। अब इन सिंबल्स की सर मुझे वैल्यू बता दो, सिंबल क्या कहते हैं? मुझे सिंबल्स नहीं समझ आ रहे, लिख लो। पी ए और पी बी जो होगा, these are the vapor pressures of the solutions A and B। A and B रिस्पेक्टिवली होगा इसका वेपर प्रेशर। सर अगर ऊपर बिंदी लग जाए, अगर ऊपर बिंदी लग जाए, अगर ऊपर नॉट लग जाए, उसका क्या मतलब है? अगर मैं P naught A and P naught B की बात करूं तो these are the pure vapor pressures। These are the pure vapor pressures of the components A and B respectively। Of the components A and B respectively। अगर मैं X A और X B की बात करूं तो बताइए सारी क्लास को, X A and X B mole fractions of A and B। These are the mole fractions of A and B respectively। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? एक बार बोलो सारे। Of A and B respectively। गॉट ना? करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों? और टोटल बड़ा P क्या हो गया? It is the total pressure of solution। It is the total pressure of the solution। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़े, हाँ, इसकी स्लोप निकालनी है भैया, जेई में सवाल आ जाएगा, 2018 में आया, 2019 में आया जेई में, तो सर क्या करना पड़ेगा? काम बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा भाई मेरे होते हुए? बहुत बार जेई में रिपीट हुआ है। ये वेपर प्रेशर हो गया आपका, मान लीजिए ये पी है, या मोल फ्रैक्शन आ गई, एक्स ए आ गया मान लीजिए, तो यहां से आपका ग्राफ इंक्रीज करना स्टार्ट हो, यहां तक आपका स्टेबल रहेगा। यहां पर जो स्लोप आएगी आपकी, ये थीटा है, बिकॉज़ स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा मैथमेटिकली। नाउ स्लोप क्या बनेगी? ये स्लोप बन जाएगी एक्स बी के साथ वाली, दैट इज p नॉट b माइनस p नॉट a इज द स्लोप। अगर सारी क्लास में क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपके फॉर्मूला बने, तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा। यहां से टोटल प्रेशर का पहले बार आपने किया, लग गया मेरे प्यारे बच्चों? नहीं लगा मैं दोबारा बता सकता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लगे? यहां पे हमारे के साथ आपके मन में ना जो बच्चे 11 में 100 मैटर पढ़ के आते हैं, उनके मन में कंफ्यूजन आती है। मैं आपको सिखाया नहीं, किसी और को सिखाया है। स्टेट्स ऑफ मैटर में एक लॉ मिलता है, उस लॉ का नाम है, मैं क्यों सिखा रहा हूं ताकि मन में कंफ्यूजन ना रहे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्योंकि देख के ये लगता है बड़ा सिमिलर है, सिमिलर नहीं होगा। लॉ का नाम क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ग्रेड 11 में आता है भाई, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में लॉ। अब ये लॉ करता क्या है, कहां आता है, बताता हूं। तो ये नोट है, स्कूल के पेपर में बोर्ड में नहीं आएगा, बट कंपटीशन में पक्का है। अज्यूम करिए मेरे पास 4 गैसेस हैं, अज्यूम और अज्यूमिंग
4 gases. How many gases? 4 gases with their mole fractions XA, XB, XC and XD respective. बोलो ठीक है। डाल्टन लॉ क्या कहता है? The partial pressure of A. Now here E is not the vapor pressure. It's the partial pressure. Dalton law says the partial pressure of any component. The partial pressure of any component is equal to or directly proportional to the mole fraction of its component. Therefore, साइन को रिमूव करके क्या कहते हो? P A is equal to again P naught A x A. यहाँ पे जो P naught A है वही पीछे आ जाएगा partial pressure in its pure form of pure component A. ये जो PA है, this is not the pure form. It is a partial pressure of component A. इसके अंदर तो सॉल्यूट भी होगा, चाहे वोलेटाइल हो चाहे नॉन वोलेटाइल हो। ये प्योर कंपोनेंट है और एक्सेप्ट होगा इक्वेशन 1। सिमिलरली PB is equal to P naught B x B. Will correct है? Point 2. PC is equal to P naught C x B. Point number 3. PD is equal to P naught D x. Adding 1 2 3 4 करो। Adding 1 2 3 and 4 कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो क्या बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? PA plus PB plus PC plus PD and this is equal to total pressure. You don't press there. So Dalton law basically कहता है the total pressure of gaseous mixture is equal to the partial pressure of all the mixtures. तो P की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई लोग? P naught A x A, P naught B, P naught C, P naught D, बोलो यहाँ तक करेक्ट? अगर मैं यहाँ लिखूं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी तो क्या बच गया पीछे? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी प्लस पी नॉट सी प्लस पी नॉट डी इज पी। ठीक है जी, आप इसको अभी मत लिखो, ये प्रूव कर लेते हैं, हमने सिर्फ ऐड की। ऐसे करो, बोलो ठीक है भाई, अब ये और इजी। ठीक है मेवांशा जी, अब क्या बन गया भाई? अब ध्यान से क्या बना? अब आप एक एक करके मल्टीप्लाई करो तो आपका नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट प्रेशर। लगा सारी क्लास में समझ, नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलो लाओ बेटा, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हमने ऐसा ही सम किया था। सबसे पहले रिकॉर्ड में आपको बताता हूं कि आपको आज की क्लास समझ आए बेटा। वी आर डूइंग चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री, सीबीएसई में चैप्टर नंबर 1, आईएससी बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 2 है, कॉम्पिटिशंस के हिसाब से अगेन चैप्टर नंबर 2 है। तो ये चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं उसका एक नाम होता है, नाम होता है रॉल्स लॉ। कल सारी क्लास में समझाया था, आपको दोबारा समझाया जाएगा क्लास के बाद अकेले में। ठीक है, एक बेटे मेरे को ये क्लास के बाद समझाया जाएगा। इसका मैं अभी के लिए फॉर्मूला बता देता हूं क्या है।
फॉर्मूला सेज P इज इक्वल टू PA प्लस PB। मेरी सारी क्लास से रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखना, बाद में आपको मुश्किल ना है मेरे प्यारे बच्चों। विच इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। सबने ध्यान से पढ़ना है। जो कैपिटल P है दैट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन और द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। जो PA है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। जो PB है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट B। और मेरे प्यारे बच्चों जो P नॉट A है और जो P नॉट B है दैट इज द प्योर वेपर प्रेशर, द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड B। बोलो सारी क्लास करेक्ट है? The pure vapor pressure of component A and B, and along with that अगर हमारे पास XA और XB आता है, XA XB मैं सिर्फ भाई के लिए रिपीट करूं, उसका पहला लेक्चर है। XA और XB मोल फ्रैक्शन होता है रिपुदमन। These are the mole fractions of A and B respectively। इसको हम A and B की मोल फ्रैक्शन कहते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगर इनमें से तुझे कुछ टर्म्स का मतलब नहीं पता होगा मैं दोबारा बताऊंगा, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है मेरे बच्चे। इन सब को बताया इसलिए आगे चल रहा हूं फॉर द टाइम। बेटा हमें दिया क्या क्या है? हमें दिया है 200 mm प्रेशर। किसका दिया है? क्लोरोफॉर्म का एक। दूसरा हमें 41.1 41.5 mm दिया है। किसका दिया है? इसका प्रेशर दिया है। बोलो करेक्ट है। 25.5 ग्राम दिया है हमारे पास क्लोरोफॉर्म। 40 ग्राम हमारे पास क्या दिया है? CH2। एक बात आपको समझनी है, जब भी हमारे पास जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं रिपुदमन सॉल्यूट। जो कम क्वांटिटी में हो, मान लीजिए एक दूध का ग्लास, उसमें बॉर्नविटा है, बॉर्नविटा 3 चम्मच है, ग्लास जो पूरा बाकी ग्लास है तो दूध क्या है? तो दूध इज द सॉल्वेंट व्हिच इज टर्म्ड एज A। सॉल्वेंट को A लेते हैं मेरे भाई, और लविट जैसे मैंने बताया पिछली क्लासेस में जो सॉल्यूट होता है क्या लेते हैं? B। अब इसमें 40 ग्राम है वो 25 ग्राम है, तो ये क्या हो गया? A, और ये क्या हो गया मेरे भाई? B। बोलो करेक्ट है सारी? अच्छा दूसरा इससे का ये फॉर्मूले में 2 आ रहा है यहाँ पे, A P नॉट A कौन है हमारा? ये है। इसका प्रेशर कितना है? 41.5। बोलो करेक्ट है? करेक्ट है सारी? मैं मानता XA निकालते कैसे हैं? जैसे मैंने कल बताया था, XA इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, एंड इसको नजर वहां से भी देख सकता है, NA इज इक्वल टू WA अपॉन MA डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। ये आपको याद रखना है सारी क्लास को। करेक्ट है सारी क्लास? अच्छा जी करेक्ट है सर यहां तक। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां लगा रहा हूं, X से निकालने का गिवन मास कितना है इसका? 40 ग्राम। मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास निकालने के लिए मेरे पास यहां निकालना है मोलर मास। कार्बन हो गया भाई 12, हाइड्रोजन हो गए 2 और 71 हो गया इसका ये वाला मास। कितना हो गया? 14 प्लस 71 इज 85। तो 40/85 मेरे प्यारे बच्चों अपॉन 40 अपॉन 85 प्लस 7 वाला आएगा। NB वो कौन है हमारे पास? उसका 25.5 ग्राम। इसका मोलर मास निकाल लीजिए। इसका मोलर मास आएगा मेरे प्यारे बच्चों कार्बन 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5। इसको सॉल्व करके कितना आया? 13 प्लस 106.5, ये आ गया 119.5। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? भाई के अलावा किसी को दिक्कत है तो मुझे बताना है सर दिक्कत आ रही है। प्लस P नॉट बी, P नॉट बी मेरे पास कितना दिया हुआ है? 200 mm। XB निकालना है 25.5 बटा 119.5 डिवाइडेड बाय 40/85 प्लस 25.5 बटा 119.5। ये हमारे पास पूरे का पूरा ये बन गया एक पैकेट। ये हमारा P बन गया। अब उसने कहा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर देंगे। अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा सबसे पहले। अगर मैं एलसीएम लेता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं एलसीएम लूं, मैथमेटिक्स जिनका वीक है
मेडिकल वाले जो बच्चे स्पेशली वो, अगर मैंने सर एलसीएम लिया क्या आ गया 40/85 तो ये रहेगा प्लस 25.5/119.5 ये भी ये रहेगा, बोलो करेक्ट है पक्का। ऊपर क्या बन जाएगा 41.5 मल्टीप्लाइड बाय 40/85 को प्लस 200 इंटू 25.5 डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा बच्चों 119.5। ये आपका टोटल mm ऑफ मर्करी आपका सोल्यूशन बन जाएगा। लगा सारी क्लास को समझ, एक्सेप्ट रिपुदमन। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बता सकते सर कैसे करना है, आई कैन हेल्प यू विद दिस। 200 कैसे आया 200 मुझे इसका वेपर प्रेशर P0 ए दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एट 200, वहां पर 200 आ गया। और किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं, एक्सेप्ट रिपुदमन भाई। P0 A कौन सा है? P0 ए, अगर आपने ए लेना है, आपका ए है सॉल्वेंट तो ए हो जाएगा, इसका 41.5 किया मैंने। अगर आपने P0 बी 200 लेना है, ये सोल्यूटर्स का 200 जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो हमेशा सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी में है वो सोल्यूट है। 41.5 गिवन है बेटा, ये लिखा हुआ है, सब वैल्यूज लिखिए, मेरे सिर्फ जवाब निकाल नोट कर लीजिए बच्चों मेरे प्यारे कॉपी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे प्लीज बताना है, कोई प्रॉब्लम आए तो। शहबाज, मनप्रीत, सैफरन, कोई प्रॉब्लम आए मुझे बताना मेरी गुड़िया ने। हर ए क्या है, बी क्या है, एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है, P0 ए क्या है, P0 बी क्या है, सब ध्यान से करना। ठीक है, जो लग गया समझ। अंश तेजपाल, प्रणव तेजपाल, लविष्ट, तीनों लड़की है मेरी, कुमुद पट्टी वाली बच्ची है कुमुद, तीनों लड़के, चारों लड़के, हर्ष वाला बेंच, मीमांसा, आप दोनों बेटे, अक्षय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं जी आगे। लाइए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 लाइए जी, जस्ट सवाल पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़िए। P का वेपर प्रेशर 80 दिया टॉप और Q का वेपर प्रेशर रिपुदमन हमें 60 टॉप दिया है। हाँ जी। The vapor pressure of solution obtained by mixing 3 moles of P and Z moles of Q will be। ठीक है जी, आइए फिर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। फॉर्मूला सर ने करवाया है PA प्लस PB, हमने पीछे अभी किया रिपुदमन P0 A हर्ष, नॉट का मतलब होगा प्योर है, XA प्लस P0 B XB। नाउ P0 A कितना हमारा, अगर इसको मैं Z लेता मैं 5 लिख लेता हूं क्योंकि Z हो नहीं सकता हमारा। इसका 80 प्रेशर है इंटू XA, NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। बेटा किसी का क्लास में फोन ना बज जाए गलती से। देन यू हैव 60 इंटू NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, करेक्ट है मेरे बच्चों। नाउ 80 मल्टीप्लाइड बाय
एन ए कितना मेरे बच्चों 3, 80 का पहला वाला पी है 3 प्लस 5 प्लस दूसरा कितना है 60 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 5। बोलो सारी क्लास करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं 80 इंटू 3 अपॉन 8 प्लस 60 इंटू 5 अपॉन 8। बोलो ऑप्शन करेक्ट है। आंसर मैच करे ना करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे आपने वैल्यू खुद ली है। 8 1 जार 8 10 जार 2 4 2 जार 4 15 जार कितना आ गया 30 प्लस 75 बटा 2 ये आ गया। इसको किया 60 प्लस 75 135 बटा 2 टॉर आंसर। कॉन्सेप्ट लगना चाहिए आपको समझ लग गया सारी क्लास को समझ। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए सर दिक्कत है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन सिंपल फॉर्मूला P solution is equal to PA plus PB। टॉर इज अ यूनिट ऑफ बेटा जैसे ATM है जैसे यूनिट mm ऑफ मर्क्यूरी है सिमिलरली इज द टॉर यूनिट ऑफ प्रेशर। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। दिस फॉर्मूला सेज रॉल्ड्स लॉ। सर हमने z की वैल्यू फाइंड की है क्योंकि मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने खुद अज्यूम कर ली 5। पेपर में वैल्यू दी होगी 5 है 6 है 10 है 2 है 3 है वो हमेशा मेंशन होगी। इट्स अ रॉल्ड्स लॉ। एक और कर लेते हैं फिर इकट्ठे लिख लेना ठीक है। प्रणव प्रणव सवाल पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन पढ़िए मेरे प्यारे बच्चे। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग द बेंजीन। अब देखो जिसको बेंजीन का फॉर्मूला नहीं पता तो पता होना चाहिए C6H6 इज बेंजीन। व्हाट इज टॉलीन? इट इज C6H5CH3। देखने में कह रहा हूं ये बेंजीन होता है। दिस इज बेंजीन। Vimansa, this is my friend Toluene. This is Toluene, my friends. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ये देखने में होता है। ये दोनों है मेड बाय मिक्सिंग दिस which contains 3 moles of benzene। मतलब कम क्वांटिटी है तो मैं B ले लेता हूं इसको and 6 moles of toluene तो मैं इसको A ले लेता हूं। बोलो करेक्ट है। If P not B is this, B means benzene, ये नॉट आएगा और ये बेंजीन है। P not T toluene is this। Find the vapor pressure solution पहला पार्ट। स्टेज पर दूसरा पार्ट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलीन इन द कितना सवाल इसका तो पहले मैं इसका सारे करेंगे। जो बच्चे लिखना चाहते हैं बाद में लिखे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जी आपकी टोटल पी। तो पी सोल्यूशन हमने किया फॉर्मूला PA प्लस PB which says P naught A XA plus P naught B XB। बोलो मेरे साथ सारी क्लास ठीक है भाई। किसी को दिक्कत है तो बताओ मैं दिक्कत सॉल्व करूंगा। इस लॉ का नाम क्या है? रॉल्ड्स लॉ। ये रॉल्ड्स लॉ क्या करता है? हमारी मास्टर का बेटा है वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक। तो P naught A। अब A किसको लिया हमने? टॉलीन को। इसका P naught कितना? टॉलीन 360 XA NA डिवाइडेड बाय हर्ष NA प्लस NB। P नॉट कितना मेरे भाई 900 NB डिवाइडेड बाय NA प्लस 360 मल्टीप्लाइड बाय NA। NA देखना पड़ेगा NA 6 बटा 6 प्लस 3 प्लस 900 इंटू 3 बटा 6 प्लस 3। बोलो सारी क्लास करेक्ट है मेरे बच्चों। 360 इंटू 6 अपॉन 9 प्लस 900 इंटू 3 बटा 9। यहां से गया 4 आ गया यहां से गया 100 आ गया। 240 प्लस 300 कितना हो गया? 540। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? बोलो करेक्ट है। ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। बट हमें ये थोड़ा निकालना हमें तो ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या निकाला है आंसर? मोल फ्रैक्शन इन द मोल फ्रैक्शन इन द मोल फ्रैक्शन इन द। तो रेपुदमन उसका अलग फॉर्मूला है शिबाज मनप्रीत उसका अलग फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला लिखवाया सर ने कल PA अपॉन P YB is equals to PB upon P। Now PA is P naught A XA upon P। यहाँ पे P naught B हर्ष XB upon करेक्ट है मेरे भाई। अच्छा PA ये P naught A कितना है? P naught A यहाँ निकाला 360
मल्टीप्लाइड बाय 6/9 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 540। यहां पे कितना आया 900 इंटू 3/9/540। बोलो करेक्ट है सारी क्लास। जब मैंने कटिंग कर दी 9 1 940। बोलो ठीक है। तो ये आ गया 240/540। बोलो करेक्ट है। जीरो गेटिंग क्या 6 4 6 9 तो 4/9 पहली मोल फ्रैक्शन आ गई। 900 से काट, ये इससे काट तो कितना आ गया 30/54। 6 5 6 9 इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आ गई 5/9। बेटा ये होता है लिक्विड फेज में रिपुदमन। ये वाले होते हैं जो मैं y से रिप्रेजेंट करता हूं YA सिंबलाइजेस द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेज। ये वाला किसमें था लिक्विड फेज में, सॉल्यूशन फेज में। ये वाला गैसियस फेज। नोट कीजिए कॉपस में मेरे प्यारे बच्चों। अगर पीछे कहना है एक मिनट पीछे, फिर मैं लिख दूं YA क्या होगा मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन द वेपर फेज। और हर्ष B को भी समझ लोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द। एक और न्यूमेरिकल करिए पहले मेरे साथ। ये कौन करेगा मुझे बता दीजिए, मैं उसके साथ ही करना चाहूंगा, चाहे वो जिसके नंबर आज कम आए वो भी चलेगा। हाँ जी दीदी पढ़िए सवाल क्या कहता है। Now this is an important question. With the following statements about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct. क्वेश्चन लगे सारी क्लास को समझ? क्वेश्चन लगे सारी क्लास को समझ? क्वेश्चन आपने पढ़ा, समझा तो आपने, समझो और मुझे जवाब तो उसको बताओ क्या हो सकता है। बहुत इजी सवाल है, वेरी इजी, बट यस इट विल रिक्वायर सम ब्रेन ऑफ यू। जो आप में से बताएगा वी विल ट्रीट दैट पर्सन स्पेशल। बेटा ए बी सी नहीं खेलना, मतलब आपको पता होना चाहिए क्यों सी या क्यों ए या क्यों बी। इसमें एक चीज मिस्ड है, मैं लिख देता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 12.8 किलो पास्कल। केपीए क्या होता है किलो पास्कल, ये आपको रखना है। और टॉलीन का है 3.85 किलो पास्कल। ये आपको पेपर में दिया होगा। आप बताइए क्या हो सकता है। आप सोच लो आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, थिंक आराम से, मुझे बताइए क्या हो सकता है। हाँ जी सवाल पढ़ते हैं, अगर नहीं समझ रहा है निम्रत आपको। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो बताती है कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर। पहली बात तो लिक्विड में निकालना है, किसमें निकालना है मतलब y भी करना पड़ेगा, x की गेम नहीं है। ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, करेक्ट है दीदी। दैट मींस पहले हम YA का फॉर्मूला लिख लें। Y मैं बेंजीन लिखता हूं, ये Y बेंजीन होगी तो Y टॉल्यूइन, बोलो ठीक है। Y टॉल्यूइन का फॉर्मूला, किसका क्या फॉर्मूला है P बेंजीन अपॉन P टोटल, बोलो करेक्ट है। Represent PT divided by P total. T is toluene and B is benzene. B is Benzene. जागे ना भाई, ठीक है। Now P not B X B upon P, यहां से P not T X T upon P, बोलो करेक्ट। इसका बेंजीन का प्रेशर कितना पढ़ो वहां पे 12.8 किलो पास्कल, बाद में कर लेंगे। XB, अब XB क्या होता है NB ओवर NA प्लस NB, बोलो ये होता है। अपॉन टोटल प्रेशर भी आएगा, यस और नो, पक्का लगाना पड़ेगा, लगाते हैं। तो पहले 12.8 मल्टीप्लाई बाय NB कितना है मेरे मालिक, NB आपका आया 1:1 है 1/1 प्लस
बोलो यहां तक करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम है कि लग गया समझ? डिवाइडेड बाय पी है, अब मेरे पास पी नहीं है तो पी निकालने के लिए P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए मीमांसा प्लस पी नॉट बी एक्स बी, करेक्ट है? बहुत बड़े पेपर में सवाल रिपीट हुआ। पी नॉट ए कितना था? पी नॉट ए मींस ए, आप बेंजीन को ले लो, हमने बेंजीन को ले लिया, या आप इसको और इजी कर दो, ए रहने दो, आप इसको रहने दीजिए, है ना, हमने इसको रहने दिया, हमने इसको रहने दिया, हमने क्या किया, इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। पी नॉट ए कितना है हमारे पास? 12.8 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 3.85 इंटू 1/1 प्लस 1। 1 क्यों आया? क्योंकि इसका मोलर मास है, मोलर रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। हंस यहां से कितना आया सॉल्व करके? यहां से मेरे पास आया 12.8 इंटू 1/2 प्लस 3.85 लविश इंटू 1/2, करेक्ट है? लविश प्लस कर सकता हूं 12.8 प्लस 3.85 अपॉन 2, एलसीएम ले लेगा भाई। इसको सॉल्व करके मेरे प्यारे बच्चों आपका बनेगा, आपने लिखना है 8.325, ये बनेगा किलो पास्कल टोटल प्रेशर। तो यहां लिखूं 8.325, बोल हर, ठीक है हर। अनस्टेज पर यहां पे क्या आएगा? 3.85 इंटू 1/1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8.325। यहां से कितना आया? 3.85 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 8.325, बोलो करेक्ट है? अब मैथ्स करना पड़ेगा आपको। यहां से क्या आया? 3.85 ओवर 8.325 इंटू 2, और यहां से कितना आया? 12.8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8.325, बोलो करेक्ट है सारी क्लास? बोलो यहां तक करेक्ट है सारी क्लास? पक्का? अब जहां पे 12.8 वाली वैल्यू है, ये आपका आया डिवाइड करके 0.768, ये कितना आया? 0. और ये वाला आपका आया 0.23 सॉल्व करके। अब बताओ किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा वेपर फेज में? बेंजीन का। तो आंसर क्या देगा? वेपर प्रेशर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो जुबान ही निकाल लो, लगा सारी क्लास को दोबारा देख लो। सवाल तो आ गया, which of the following statement about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? ज्यादातर बच्चे यहाँ पे ये करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ ये करते हैं, वो ये भूल जाते हैं हमें वेपर फेज में निकालना है। वेपर फेज का फॉर्मूला हमने करवाया, YB इक्वल टू PV अपॉन टोटल P। PV का फॉर्मूला P नॉट B XB अपॉन P। मैंने P निकाल दिया फटाफट से। P कैसे निकाले? P नॉट A X प्लस P नॉट B। P नॉट A है, X से निकाल दिया, P नॉट B डाल दिया, सॉल्व कर लिया 8.325। अब हर P नॉट B की वैल्यू डाल दी, XB LB ओवर LA प्लस LB, नीचे वैल्यू डाल दो, इसका निकाल दो, सॉल्व कर दो, आपको पता लगा ये वाला कॉम्पोजिशन ज्यादा है। लगा सारी क्लास में समझ? हाँ वो गिवन होगा पेपर, ठीक है? लगा सारी क्लास को समझ? अगर नहीं लेते एक और न्यूमेरिकल हो नहीं है, नोट कर लीजिए कॉपी पे मेरे प्यारे बच्चे। यहां से करना है, करिए मेरे प्यारे बच्चे। शिबाज मनप्रीत नोट कर रहे हो? कोई सवाल पूछना हो किसी ने इसमें से? एनीवन हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? कोई भी सवाल किसी तरह का भी पूछना है मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है? एक गारंटी दे रहा हूं, ये सवाल किसी से पूछने के वाकई नहीं था, नहीं निकलेगा निकल से जल्दी, टीचर किसी से भी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो अभी आपने किया, ये मैंने बताया नहीं कि JEE और नीट और एनडीए में अक्सर आता है सवाल। पहले क्या फिर कतराते हो, वो मैंने नहीं करना। ये JEE नीट और एनडीए में अक्सर पेपर में सवाल आता है। एवरीवन जिनका हो गया, नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर की, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसके ऊपर सवाल बनेंगे आपके, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। Anyone who has not done it yet, please let me know. Last one, 30 seconds for Nimrat, Harsh. चलिए जी निम्रत, आ जाओ मेरे बच्चे। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस?
और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल बच्चे क्या होते हैं आप बताओ घर वालों के? आइडियल क्या होता है? पढ़ने लिखने वाला जो काम करते हैं। इन शॉर्ट घर वालों की बातें मानते हैं। हम कौन से बच्चे हैं? हमें तो कोई भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता कभी। मम्मा मरेगा आप 10 बजे सो, हम सुबह 4 बजे सोएंगे, सुबह 12 बजे उठेंगे। मम्मा पापा ने कहना है क्लास में सीधे जाओ सीधे आओ, हमने 4 गेड़ियां मार के पहुंचना है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरह आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है। इसके मम्मा पापा रॉल्स लॉ है, जो किसको ओबे करता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन वो है जो हम लोग हैं, which do not obey the Raoult's law, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते। अभी आराम से समझना है। अक्षर आस पड़ोस में पेन चल रहा हो, पकड़ लेना है। तो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन है? जिसका रॉल्स लॉ को ओबे करता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो कभी भी आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों, इट डज नॉट एग्जिस्ट। बट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस को हम एग्जिस्ट करवा लेते हैं एज आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है बोलो मैं, जिन्ना विच बहुत ज्यादा पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो गई या जिन्ना विच बहुत सारे सॉल्वेंट की ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा हो गई, दैट इज कंसीडर्ड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। पर ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। The solution which have the solvent in a very greater quantity, like 98% solvent है, 2% solute है, उसको हम आइडियल मान लेंगे। आइडियल वैसे तो एग्जिस्ट करेगा। और नॉन आइडियल कौन होगा? जो हमेशा रॉल्स लॉ को ओबे ना करे। अब रॉल्स लॉ की डेफिनेशन आप सबने पढ़ी हुई है, फिर भी मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है, फिर भी हम पढ़ेंगे। P total is equal to PA plus PB, सबने पढ़ा ये? Yes or no? Everyone? P says P is equals to P naught A x A plus P naught B x B। जो इस फॉर्मूले को ओबे करेगा अक्षर, वो आइडियल सोल्यूशन होगा। बट जो सोल्यूशन, अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, जो सोल्यूशन इसको फॉलो नहीं करेगा, जो सोल्यूशन P is not equals to PA plus PB, जो सोल्यूशन P is not equal to P naught A x A plus P naught B x B को ओबे करेगा, जो इसको नहीं ओबे करेगा उसको कौन सा सोल्यूशन माना जाएगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होगा? जब हमारा रॉल्स लॉ ओबे हो रहा है। आइडियल सोल्यूशन कौन सा होगा? जो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हो। आइडियल सोल्यूशन कौन सा होगा? जिसमें P is equal to PA plus PB प्लस और यहां फिर इक्वल टू P naught A x A plus P naught B x B होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन के आगे 2 बाई होते हैं। अब गंदे बच्चे ना, तो ज्यादा हो गए इनके मल्टीपल्स। एक मल्टीपल कहते हो नॉन आइडियल सोल्यूशंस containing non-ideal solutions containing positive deviations। क्या बोला मैंने? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कंटेनिंग द पॉजिटिव। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है आप बताओ? बच्चा जा रहा था सीधा, पहले 2 गेड़ी मार ली मेरे से, वो डेविएशन करा दी बात उसकी। रात को बच्चा फोन लगा, आपने डाल दी स्नैपचैट, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, नींद नहीं है, सपनों में आप आ रहे हो, बार बार उसकी नींद खुल रही है कहां, तो वो डेविएट हो गया, तब पॉजिटिव डेविएशन। और हर जो दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग द नेगेटिव डेविएशन। कौन सी डेविएशन? अभी डेविएशन अक्सर कहां से आपको प्लस वन में आपको भी हुई है, कहीं से होती ना, जैसे यू वर डेविएटेड फ्रॉम विजन, आप विजन से डेविएट हो गए। इसी तरह कंटेनिंग पॉजिटिव डेविएशन कहां से? रॉल्स लॉ। कहां से? रॉल्स लॉ। ये भी फ्रॉम द रॉल्स लॉ। अगर सारी क्लास को समझ, तो 2 तरह की नेगेटिव हमारे पास 2 तरह की नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन कौन सा है?
नॉन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग द पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कहां से आएगी, और अगर नेगेटिव डेविएशन वो कहां से आएगी, लगातार। तो बेसिकली तीन तरह के सोल्यूशन हो गए। पहला आइडियल, आइडियल में रॉल्ड लॉ फुलफिल करता है, फॉर्मूला का P इज इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट A x प्लस P नॉट B x B। दूसरा आइडियल सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, ये कहता मैं तो नहीं रॉल्ड लॉ भी मानता, वो मेरे पापा जी के, मैं भी उनके पापा जी हूं, पहला। दूसरा ये कहता है पॉजिटिव डेविएशन होता है या फिर नेगेटिव डेविएशन होता है। अब इनके अंदर जाती करते हैं, लगे सारी क्लास को समझ। एक साइड लिखते हैं पहले, फिर आप नोट करना आइडियल सोल्यूशन, और एक साइड हम लिखेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। आराम से देखना, फिर आराम से इसको नोट करना, शहबाज, मनप्रीत, मृदुल, ध्यान से। आइडियल सोल्यूशन वो है, समझिए जरा एक बार। मान लो एक ए पार्टिकल था, ये बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, वो जिसमें दो कंपोनेंट्स, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट ए एंड बी है। इनके डिसॉल्व करने से पहले, मैं रिपीट कर रहा हूं, इनके डिसॉल्व करने से पहले जो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, दोबारा बोल रहा हूं, इनको मान लीजिए, पेन देना प्लीज, ये दो हमारे पास ए एंड बी है। इनको जो मैंने डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने से पहले जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो ही डिसॉल्व करने के बाद आएंगे। क्या बोला अंश मैंने, ए और बी की जो इंडिविजुअल लेवल पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डिसॉल्व करने से वही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसॉल्व होंगे, बाहर आएंगे। किसमें आएंगे, इसमें कुछ नहीं आएगा, ये माता जी का माल है। इसको क्या लिखेंगे, दैट मींस intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction of A and B, of A and B before mixing with each other, मिक्स करने से पहले, बिफोर मिक्सिंग विद ईच अदर शुड बी इक्वल, इक्वल होती है दोनों किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एबी। नाउ द एबी हो जाएगा मिक्स करने के बाद, आफ्टर मिक्सिंग विद ईच अदर। क्या ये पहला पॉइंट सारी क्लास को लगता है सही, सारी क्लास को ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों को लगता है समझ? अगर नहीं लगता मुझे कह दो नहीं लगता, और रुक जाऊंगा। किसी के मन में कुछ सवाल हो, सर ये कैसे हो जाएगा, डिसॉल्व करने से पहले विमांसर, डिसॉल्व करने के बाद क्या नहीं सेम, भैया यहां पे सेम नहीं रहेगी। दैट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular forces of attraction of A and B before dissolving, dissolve करने से मनप्रीत पहले, before dissolving या dissolution भी कहते हैं इसको, is equals to the intermolecular forces of attraction of AB after dissolution। ये सेम नहीं, ठीक है सारी क्लास, कम होगा ज्यादा होगा हम बाद में पढ़ेंगे, बट सेम नहीं। क्या लगता है सारी क्लास को समझ? सेकेंड पॉइंट ऑप्शन, इसमें वॉल्यूम चेंज जो होता है, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स द नेट वॉल्यूम चेंज, the net volume change on mixing A and B should be equal to 0। अगर मैं हर चीज को थोड़ा इजी भाषा में बताऊं रिपुदमन, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स बिफोर डिसॉल्विंग, मतलब A and B बिफोर मिक्सिंग should be equal to वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर मिक्सिंग। अगर दोनों का सेम रहेगा, जैसे जब दोनों का सेम रहा, मीमांसा को माइनस कर देंगे, जीरो आ जाएगा।
तो डिसॉल्व करने से पहले और हिमांशु डिसॉल्व करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, सेम रहेगा। लगा सारी क्लास को समझ। थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट मी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्या कहता है, डेल्टा ही एच और मिक्सिंग। सारी क्लास में क्लास 1 में पढ़ोगे डेल्टा एच क्या होता है। डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी शुड बी इक्वल टू 0, हमेशा इक्वल टू 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। दैट मींस नेट एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी का दूसरा मतलब होता है रिपुदमन, हीट का चेंज जो होगा वो हमेशा 0 रहेगा बिफोर एंड आफ्टर। दैट मींस यहां पे क्या हुआ, देयरफॉर एंथैल्पी बिफोर मिक्सिंग, आंटी जशन सना, एंथैल्पी बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग। अगर ऐसा हुआ जशन दीदी तो कौन सा सोल्यूशन होगा, आइडियल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन होगा, सर कोई एग्जांपल है दुनिया में, बहुत कम है। श्रवण भाई साहब होंगे एक आध एग्जांपल। इसी तरह एग्जांपल देंगे आपको, इसका एग्जांपल देता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। एग्जांपल देता हूं, हेक्सेन एंड हेप्टेन। एग्जांपल देता हूं मेरे बच्चों, बेंजीन एंड टॉलीन। एग्जांपल देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन मेरे प्यारे बच्चों, एंड ब्रोमोबेंजीन एटसेट्रा। ये सारे इसमें आते हैं कैलकुलेशन। किसके एग्जांपल्स है, किसके हैं, आइडियल सॉल्यूशंस के। मतलब CCl4 एंड SiCl4। SiCl4 कौन हो गया, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। दूसरा कौन है, हेक्सेन हेप्टेन। तीसरा कौन है, बेंजीन टॉलीन। चौथा कौन है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। आप बात देख रहे हैं जो बड़े ध्यान से समझने वाली, यार ये सारे एक जैसे हो रहे हैं। अगर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सेम ग्रुप प्रोटीन। अगर हेक्सेन है तो हेप्टेन है भाई बहन 6 और 7। अगर बेंजीन टॉलीन भाई बहन है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बेंजीन बेंजीन कॉमन है। लगा सारी क्लास को समझ, नहीं लगा तो मुझे बताओ यहां तक। ये कौन सी कैटेगरी है, अब हम चलेंगे किसकी कैटेगरी में, नॉन। बड़ा इजी है, जो ये कहता है इसका उल्टा कर दो। ये मम्मा की बात मानता है, डायरेक्ट बोलता है नहीं मानता है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या लिखेंगे हम अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, विल कीप इट वेरी सिंपल। इंटरमोलिकुलर फोटो इंटरेक्शन हो गया, डेल्टा V ऑन मिक्सिंग is not equal to 0. Delta heat on mixing is not equal to 0. ठीक है। अब किसी ने पूछा ये ऐसा क्यों है, why the volume is not equal, why the heat change is not 0? कहता because of the different intermolecular, yes, because of the different intermolecular forces of attraction present over there. Because of the different intermolecular forces of attraction present over there. Present over there. और कौन कौन सी हो सकती है अंश, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी फोर्सेस काम करती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी काम करती है, सारे बोलो, सारे बोलो, या फिर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम कर सकती है। क्या होती है अगले पेज में बताता हूं, 2 मिनट बाद तो पहले ही समझ लो। ये होती है, इनमें ऐसा कांड नहीं है कोई, ये सिंपल सादे दाल फुल्के वाले बंदे हैं, इनको मिर्च मसाले चाहिए, इसलिए यहां पे इंट्रा कभी कभी यहां पे इंटर हो जाती है। लगा सारी क्लास को समझ। इसको थोड़ा आगे चलते और बड़ा डेप्थ में बढ़ते हैं। अंत में इसको और डेप्थ में लेके गए, हमें पता लगा कि यहां पे तो बड़ा कुछ हो रहा है। हमने ग्राफ बनाने की कोशिश की आइडियल सोल्यूशन। जब हमने आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बनाया, हमें पता लगा हमने ऐसे जो ग्राफ बना रहे हैं, यहां पे मेरे पास XA1 है। अच्छा, ट्रिपल को बताना चाहूंगा क्योंकि आज मेरे भाई की फर्स्ट क्लास है।
मेरे भाई सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब अगर ए और बी है तो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होगा। मैंने क्या बोला, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा 1। अगर एक्स ए 1 हो गया तो एक्स बी कितना होगा 0 बेटा, क्योंकि सम का इनका क्या होगा 1। अगर एक्स ए 1 है तो एक्स बी क्या होगा 0। अब इस केस में अगर एक्स बी 1 है तो एक्स ए क्या हो जाएगा। ये बात लगती सारी क्लास नहीं लगती सर, बताओ मुझे लगती कि नहीं लगती। अरे नहीं लगी सर, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा 1। तो अगर एक्स ए 0 है मान लीजिए तो एक्स बी 1 होगा। अगर एक्स बी 1 है तो एक्स ए 0 होगा। एक चीज नहीं है, एक में ए है एक में बी है, एक ही चीज में हाँ एक ही चीज एग्जिस्ट करेगी। यहां ले लीजिए आप मोल फ्रैक्शन इस एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे, और इस एक्सेस पे ले लीजिए, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान से करना, इस एक्सेस पे आप ले लीजिए पेपर ब्रश। ठीक है बेटा, लिख लो। हाँ भाई अक्षय करेक्ट है यार। अब अक्षय हमने ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो हमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले, बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट है। लवे ज्यादा लगेगा, ऊपर वाई एक्सिस पे कौन है, वाई एक्स एक्सिस पे कौन है मोल फ्रैक्शन। हमने देखा मान लीजिए यहां पे पी नॉट ए है, अंश यहां पे आके खत्म हो गया, इस अभी तो एक्स 0 हो गया। अगर यहां पे पी नॉट ए डिक्रीज कर रहा है 0 हो रहा है, इसका मतलब एक्स से 0 होगा तभी पी नॉट ए 0 होगा। यहां पे देखिए ये कौन है पी नॉट बी, पी नॉट बी इधर आ रहा है, यहां पे 0 हो गया इसलिए एक्स बी क्या हो गया आपस में 0। यहां पे हम लिख सकते हैं इनके फॉर्मूला पी ए, मुझे 2 मिनट चाहिए होगा सारे जवाब देने के मेरे बेटे। पी नॉट ए एक्स सब कुछ कह सकते हो जब तक मैं बताऊंगा मेरे बेटे को, और इसको पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अगर मैं इन दोनों को ऊपर से प्लस कर दूं तो यहां पे बनेगा पी सोल्यूशन। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, पी ए प्लस पी बी। यस प्लीज क्वेश्चन नाउ। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, पीए को एक्स को, पी ए के एक्स से तो भी वेपर प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं। कैसे होगा बी के इसका पी नॉट ए डिक्रीज करके पॉइंट नॉट कर रहे हो, इनवर्सली डायरेक्टली क्या आएगा, जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा वो डिक्रीज में होगा। करेक्ट, बट वो अपने कंपोनेंट के हिसाब से हो रहा है। पी नॉट ए यहां पे तो है ना मैक्सिमम, एक्स से 1 है, यहां पे पी नॉट ए है, बोलो करेक्ट है तो डायरेक्टली हो गया। बट वो डिक्रीज कर रहा है, जब वो भी डिक्रीज कर रहा है ये भी तो डिक्रीज कर रहा है। एक्स ए 1 से क्या हो गया तो फिर वो भी तो डिक्रीज करेगा, वो डायरेक्टली इमोशनल इमोशनल इमोशनल। अगर इसका ग्राफ करो, ये कौन सा सॉल्यूशन का ग्राफ है, सारे बोल दो एक बार। सर मजा आएगा। ठीक है जी, यहां पे फिर जो पीछे लिया एक्स से क्या है 1, एक्स बी क्या है, यहां पे एक्स बी क्या है, एक्स ए क्या है, क्योंकि दोनों में से एक हो सकता है, मैंने अभी बताया। अनस्टेबल रेपुदमन यहां पे आएगा मोल फ्रैक्शन। अक्षर मेरे भाई दोबारा देखिए, कंफ्यूजन होगी मेरे से पूछिए दोबारा। यहां पे निम्नलिखित महक क्या आएगा, के सारी क्लास पढ़ा भाई पक्का डन है, 200% है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पहले वही करते जो किया पीछे, पी नॉट ए, या इसको थोड़ा पीछे ले आओ, यहां पर पी नॉट ए, उसको भी कर सकते हो सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई रट्टा नहीं मारना किसी ने। और यहां पे पी नॉट बी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ जी आइडियल बना दिया मैंने पहले, ये भी आइडियल हो गया, ये भी आइडियल का बन गया, आइडियल बन गया राइट है। ये आइडियल किया ना हमने इसमें कोई रॉकेट साइंस तो लगाई नहीं मेरे भाई को, क्या लगाई है, नहीं लगाई। इसमें क्या आ गया, पी ए नॉट एक्स ए किसके बराबर है, पी ए के बराबर।
और जो यहाँ पे पी बी किसके बराबर आ गए मेरे भाई, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, हर जो इसमें, और हर जो टोटल हो जाएगा। बट हर जो कौन सी है, नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल बात मानेगा नहीं, फिर क्या करेंगे दीदी, अरे दीदी इधर देखो आ गया मस्त मौला बंदा, आप क्या करेंगे, तो बात तो नहीं मानता, तो बात नहीं मानता पापा कान से पकड़ उठाते तुझको उठा दो। कुछ किताबों में ऐसे कर्व नहीं होते तो आप कंफ्यूज हो गए, वो सर ने तो वेव बनवा दी थी, वहां क्रैश का ट्रफ बनवा दिया था, ऐसा बोलोगे, तो कुछ किताबों में ऐसा है। अपने ओरिजिनल ग्राफ से आइडियल के ऊपर है, आइडियल के ऊपर है, आइडियल वाले के बिल्कुल ऊपर है मेरे प्यारे। लविश लगा समझ, किसके ऊपर है, आइडियल के ऊपर वाली साइड आएगा ग्राफ, ठीक है मेरे भाई। ऊपर वाला जो ग्राफ होता है, मतलब आइडियल के जो ऊपर एग्जिस्ट करता है वो ग्राफ होता है पॉजिटिव डेविएशन का। बोलो मेरे साथ, किसका होता है, बोलो एक बार, किसका होता है, एक बार फिर बोलो, किसका होता है, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है नॉर्मल से ऊपर। रेपुटेबल ये लगा समझ में आंसर 100%। ऊपर क्यों होता है और पॉजिटिव क्यों बोलते समझाऊंगा बाद में। जो नीचे होगा उसको क्या बोल देंगे, बोलना पड़ेगा नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। लगा सारे, तो ये नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों होता बताऊंगा अभी, नेगेटिव डेविएशन। लगातार क्लास को समझ। अगर स्ट्रेट लाइन है तो कौन सा है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलेगा ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन के नीचे रहेगा बोर्ड की जगह। बच्चों आप भी करो।